नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहां पर अनिका और रोहित ने एक दूसरे के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, तो वहीं यहां पर पेरिस में मयूर और आकाश गुलेरिया इन दोनों ने भी व्रत रखा था। एक तरफ अंजलि मल्होत्रा ने भी व्रत रखा था, तो वहीं दिल्ली में भी प्रीति और श्वेता, नंदनी, राजलक्ष्मी इन सब ने ही व्रत रखा हुआ था। और इधर श्वेता का भी अब की बार पहला करवा चौथ का व्रत था। प्रीति के लिए गुलेरिया हाउस से सरगी भिजवा दी गई थी, लेकिन इधर अभी यहाँ पर पेरिस में सभी जब सुबह अपना मुहूर्त सही मुहूर्त पर अब अपना खाना खत्म कर लेते हैं तो वो अब वापिस से अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आयशा मारवा उन सब के जाने के बाद अब वो अपनी प्लेट लगाती है और अब वो भी खाना खाने लगती है। वो यही सोचती है कि शायद उसे ऐसे कोई भी नहीं देख रहा होगा। वो अभी अपने ख्यालों में ही सोचती है कि ना जाने क्यों मेरा दिमाग कह रहा है कि आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा दिल इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए हर साल की तरह इस बार भी मैंने आपके लिए व्रत रखा है। इधर अब अनिका और वो अभी भी इस चीज से अनजान थी। आयशा मारवा अभी भी इस चीज से अनजान थी कि शायद उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन रोहित और अनिका ये तो दोनों ही अभी आयशा मारवा को फर्स्ट फ्लोर से देख रहे थे। दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा ने भी अब यहाँ पर करण गुलेरिया के लिए व्रत रखा हुआ था। उसे अब अपने वही बातें याद आ जाती हैं कि कैसे करण गुलेरिया फर्स्ट करवा चौथ पर उसे मिलने के लिए आया था और राजीव और उसके दोस्त ने उसके पापा को मिलकर बता दिया था। इस इंसिडेंट को याद करते हुए अभी स्वाति के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में साथ के साथ आंसू भी थे। कुछ ही देर में अब स्वाति मल्होत्रा अपना मील पूरा खत्म करने के बाद अब स्वाति अपने बर्तनों को धोने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसने देखा कि सामने बूढ़े बाबा खड़े हुए थे। क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने सोचा था कि वो जल्दी से जाकर अपने इन बर्तनों को धो देती हैं, लेकिन बूढ़े बाबा ने उन्हें देख लिया था। बूढ़े बाबा अब स्वाति को देखकर कहते हैं, मैडम क्या आज आप अपने पैलेस में नहीं जाएंगी? क्योंकि आज आपने भी तो व्रत रखा है। करण सर तो वहीं पर ही है ना, तो अब आप अपना व्रत पूरा कर सकती हैं, क्योंकि इस बार तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि करण सर अब की बार पेरिस में ही हैं, तो इसलिए शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है, नहीं राघव, पहले मुझे किंग की मदद करनी है उस सर जी तक पहुंचने की, उसके बाद ही मैं कुछ सोच सकती हूँ। क्योंकि भले ही आज मेरा व्रत हो, लेकिन मैं अभी करण के सामने नहीं जा सकती हूँ। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब बूढ़े बाबा कहते हैं कि मैडम अगर अनिका बेटी को पता चल गया ना कि आज सच में आपने भी व्रत रखा है, तो देखिएगा मैडम आप फिर वो किस तरह से जिद करके आपको पैलेस आने के लिए कहेगी। क्योंकि ये बात तो आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर अनिका बिटिया ने जिद की तो फिर तो शायद आप भी मना नहीं कर पाएंगी। बूढ़े बाबा की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप उस बूढ़े बाबा के पास से निकलकर अब वो किचन में चली जाती और अब वहां पर अपने बर्तनों को साफ करने लगती है। और ये बात तो स्वाति मल्होत्रा भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर सच में अनिका को इस सब के बारे में पता चला तो वो एक बार अपनी तरफ से कोशिश जरूर करेगी कि आज उसके मम्मी और पापा का मिलन हो। अब तक सनराइज हो चुका था और सभी का फास्ट अब शुरू हो गया था, क्योंकि दिल्ली हो चाहे पेरिस सभी ने ही अपना सही मुहूर्त पर अब अपना खाना खत्म कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया अब दमयंती और शीला के रूम में आ गया था, क्योंकि राजीव को पहले ही पता चल गया था सर्वेंट से कि उन्हें होश आ रहा है, तो अब वो उनके कमरे में आया और अब वो दमयंती देवी से कहता है, दमयंती कैसा फील कर रही हो तुम? राजीव गुलेरिया की ये बात सुनकर अब दमयंती देवी भी कहती है, हाँ ठीक हूँ,
अभी पहले से थोड़ा ठीक हूँ। अपनी पॉकेट से अब राजीव गुलेरिया 2 छोटी छोटी बोतल को निकालता है और अब वो उन्हें निकालते हुए कहता है कि ये एक ड्रग है दमयंती, और मैं इस ड्रग को तुम्हारे जॉइंट्स पर डालने जा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं इस ड्रग को तुम्हारे जॉइंट्स पर डालूंगा तो मुझे नहीं पता इससे तुम्हें कितना दर्द होगा, लेकिन हाँ, तुम्हें जितना दर्द हो तुम उतना सहन करना, लेकिन अगर तुम उससे ज्यादा दर्द सहन नहीं कर सको तो प्लीज मुझे बता देना, मैं वहीं पर ही रुक जाऊंगा। तुम जितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हो बस उतना ही सहना, उसके बाद मुझे रुकने के लिए कह देना दमयंती, मैं तभी रुक जाऊंगा क्योंकि तुम्हें ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं करना है। राजीव की ये बात सुनकर अब दमयंती भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि दमयंती को भी अब साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी हड्डियां अब उठने लायक नहीं थी। इसलिए अब वो भी अपने मन में थोड़ा सा अपने मन को कठोर करती है कि जो वो जितना दर्द वो एक साथ बर्दाश्त कर पाएगी उसे वो करना होगा, क्योंकि अगर दमयंती को अब अपने पैरों पर खड़े होना है तो उसे ये दर्द बर्दाश्त करना ही होगा। इसलिए अब वो भी हाँ में अपना सिर हिलाती है, तो वही दमयंती को इस तरह से रेडी होता हुआ देखकर अब राजीव भी अब बड़े ही ध्यान से अब उस ड्रग को अब एक इंजेक्शन में फिल करता है, और उसके बाद अब वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में उस ड्रग को दमयंती की टूटी हुई हड्डियों पर डालने लगता है। जैसे जैसे वो ड्रग की बूंदें अब दमयंती की हड्डियों में जाती है, वो उसके ऊपर गिर रही थी, तभी दमयंती की दर्द की वजह से वहां पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि जितनी जल्दी उसकी बूंदें उस इंजेक्शन से उसकी हड्डियों पर डल रही थी, दमयंती की चीखें भी अब उस पैलेस में जोर जोर से आने लगी थी। उसकी चीखें पूरे ही पैलेस में सुनाई दे रही थी। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि उसके बगल में लेटी हुई शीला को वो दिन याद आ गया जब उस फाइटर ने दमयंती के हाथों की हड्डियों को तोड़ा था, क्योंकि जिस दिन उसकी हड्डियों को तोड़ा गया था उस दिन भी दमयंती की चीखें बिल्कुल ऐसी ही थी। अब शीला को वो दिन याद आता है, और अब वो और भी टॉर्चर करने वाली थी वो फाइटर। तो अगर वो नहीं आते तो हमें नहीं पता कि वहां पर हम दोनों जिंदा भी होते या नहीं, क्योंकि यहाँ पर दमयंती की चीखों से शीला अभी उसी दिन की मेमोरीज में चली जाती है जब वहां पर अनिका यानी कि अनिका ने ब्लैक कैट बनकर उन दोनों का क्या ही हाल किया हुआ था। अब शीला यहाँ पर अब अपने उसी लोगों को शुक्रिया अदा करती है कि अगर वो वहां पर नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। वहीं अब तक दमयंती देवी ने भी जितना बर्दाश्त हो सकता था उतना उसने बर्दाश्त किया, लेकिन जैसे ही अब राजीव उसके दूसरे हाथ की तरफ जाता है तो वो अब राजीव को रोकते हुए कहती है, आरजे प्लीज अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दो। ये सुनते ही अब राजीव गुलेरिया भी रुक जाता है। अब तक वहां पर उसकी चीखों से अक्षय वर्मा और महेंद्र भी वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि दमयंती देवी की चीखें जिस तरह से महल में अभी तक उनके कानों में गूंज रही थी, उन्हें सुनकर तो एक पल के लिए अक्षय वर्मा और महेंद्र दोनों ही घबरा गए थे कि अब दमयंती को क्या हो गया है जो वो इस तरह से चिल्ला रही है। लेकिन जैसे ही वो दोनों यहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर दमयंती के चिल्लाने की आखिर वजह क्या थी। वो आते हैं और वो देखते हैं कि राजीव अब उस रूम से अब बाहर निकल कर जा रहा था, क्योंकि जैसे ही दमयंती ने उसे रोका तब राजीव भी वहां से निकल गया था, क्योंकि दमयंती देवी को देखकर राजीव गुलेरिया अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे सब कुछ दमयंती से जानना है तो उसे पहले उसके पैरों पर खड़ा होना जरूरी है, तभी वो उससे कुछ भी जान सकता है, पूछ सकता है। लेकिन उसका गुस्सा अभी भी बरकरार था, इसलिए उसे ऐसे जाते हुए देखकर अब महेंद्र राजीव गुलेरिया से कहता है, ये राजीव को क्या हुआ है? कल से देख रहा हूँ मैं, कहीं खोया खोया सा लग रहा है, क्योंकि इसे देखने में लग तो ये हमारे साथ ही रहा है, लेकिन जरूर इसके दिमाग में कोई तो ऐसी बात चल रही है जिसने आरजे को बहुत ही परेशान किया हुआ है। ये सुनते ही अब अक्षय वर्मा भी कहता है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि मैंने भी कल से इसे नोटिस किया है कि कल से इसका व्यवहार कुछ बदला सा लग रहा है। लेकिन हाँ, ये भी तो हो सकता है कि
कॉलेज मिशन के फेल होने की वजह से शायद उसका मूड ऑफ हो, क्योंकि हमें अब तक कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि कॉलेज का मिशन भी फेल होने की वजह से ये हो सकता है कि हमें इसमें इसके बिहेव में वो चेंज नज़र आ रहा हो, इसलिए अब हमें इसे थोड़ा सा टाइम देना होगा, ताकि टाइम के हिसाब से, टाइम के अनुसार राज्य का मूड फिर से नॉर्मल हो जाए। क्योंकि इसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी पूरी ही कोशिश की थी उस मिशन को सक्सेसफुल करने में, लेकिन हम भी क्या ही कर सकते हैं। अक्षय वर्मा की अब ये बात सुनकर अब महेंद्र कहता है कि ठीक है, फिर तुम सब यहीं पर रुको, मैं अभी अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब अक्षय वर्मा कहता है, तुम राजमहल जा रहे हो? क्यों तुम अपनी मौत को बुलाने के लिए जा रहे हो? क्योंकि अभी तुमने हमारे साथ मिलकर वहां पर राजमहल में जो भी कुछ किया है, उससे तो अब वो लोगों को साफ साफ पता चल गया है कि तुम भी उनके दुश्मनों में ही हो। इसलिए क्या तुम्हारी मौत पास आ गई है जो तुम वहां पर मरने के लिए जा रहे हो? अक्षय वर्मा की अभी ये बात सुनकर अब महेंद्र कहता है, अबे ओए गधे, आज करवा चौथ है तो मैं बस अपने घर जा रहा हूँ, ना कि मैं राजमहल जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर तो जाना ही होगा ना, क्योंकि मेरी बीवी ने भी तो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अपनी बात को पूरा करने के बाद अब बड़ी रानी का भाई यानी कि महेंद्र अब अक्षय वर्मा से कहता है कि क्या तुम्हारे लिए कभी किसी ने कोई फास्ट नहीं रखा है क्या? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें तो आज के दिन के बारे में पता होना ही चाहिए। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही अब अक्षय वर्मा कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया था, उसके अलावा मैंने कभी किसी और से प्यार करने के बारे में सोचा ही नहीं, और वो और कोई नहीं बल्कि आयशा ही है। और मैं तो उसे पाना भी चाहता था, उसे पाने के लिए ना जाने मैंने क्या क्या करना पड़ा। अरे इतने सालों से मैं कोशिश कर रहा था उसे पाने के लिए, लेकिन हाँ, हर बार मैं अपने इस मिशन की तरह ही अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि मैं कभी उसे पाने में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। समझ में ही नहीं आता कि मैं उसे कैसे कि मैं आयशा को कैसे अपने पास रख सकता हूँ। अरे उसके मैंने तो ये भी सोच लिया था कि उसे उसके बेटे से दूर कर दूंगा तो वो शायद वो अपने बेटे से दूर ना होने के वजह से वो शायद मेरे पास आ जाएगी, लेकिन नहीं, अपोजिट उसने तो इन दोनों ऑप्शनों में से अपने बेटे से ही दूर जाना ही बेटर समझा, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई, वो तो अकेले ही रहने लगी। एक तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि उस बेवकूफ और डरपोक हंसराज मारवा की रोहित जैसी इतनी सक्सेसफुल औलाद कैसे हो सकती है, क्योंकि जब मैं रोहित को देखता हूँ तो मुझे उस हंसराज मारवा से और भी ज्यादा नफरत हो जाती है। महेंद्र अब अक्षय वर्मा की ये बातें सुनकर अब वो कहता है कि अक्षय एक बात बताओ, बुरा मत मानना। ये कहते हुए अक्षय वर्मा भी कहता है कि हाँ पूछो क्या बात है। अब महेंद्र कहता है, क्या तुम श्योर हो कि वो आयशा तुम्हारी दी हुई धमकी की वजह से ही अपने बेटे को मारवा हाउस में छोड़कर अकेले रहने के लिए गई थी, या फिर ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं उसकी कोई और भी वजह हो? कोई ऐसा खिलाड़ी तो नहीं है ना जो तुम्हारे नाम के पीछे अपना खेल खेल रहा हो? क्योंकि जिस तरह से तुम मुझे बता रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जरूर इसके पीछे कोई और भी खिलाड़ी होगा। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि आयशा मारवा ने अपने बेटे को जन्म राजमहल में दिया था। जब उसने राजमहल में अपने बेटे को जन्म दिया था तो वो अपने बेटे को लेकर राजमहल में आ सकती थी, और उस वक्त राजमहल को प्रोटेक्ट करने वाला मेरा और बड़ी रानी का बड़ा भाई था, यानी कि धनंजय पीरामल। उसकी फाइटिंग टेक्निक के बारे में तो तुमने भी सुना ही होगा ना, क्योंकि उसके तो चर्चे सभी ही लोगों ने सुने हुए हैं कि वो कितना अच्छा फाइटर था। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब अक्षय वर्मा भी कंफ्यूज होकर अब महेंद्र को ही देख रहा था कि आखिर महेंद्र उसे क्या कहना चाहता है, और अब वो उससे हैरानी में कहता है, आखिर आयशा का राजमहल से क्या रिश्ता हो सकता है, क्या तुम ये जानते हो? क्योंकि अगर उसने वहां पर उसे अपने बेटे को जन्म दिया है तो फिर उसका क्या ही रिश्ता होगा? ये सुनते ही अब महेंद्र भी कहता है, भाई ये तो मुझे भी नहीं पता है कि आखिर आयशा का राजमहल के साथ क्या रिश्ता है।
लेकिन हाँ, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम एक बार अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालो और पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर क्या वजह हो सकती होगी उस वक्त जब आयशा मारवा अपने बेटे को छोड़कर गई थी। क्योंकि मुझे लग रहा है सिर्फ एक तुम्हारी कहने वाली बात की ही तो वजह नहीं हो सकती। तुम्हें इसके बारे में गहराई से जांच पड़ताल करनी होगी। उसके बाद ही तुम अपना कोई भी प्लान बना पाओगे। सोचो सोचो, ये ये कहते हुए ही अब महेंद्र वहां से जाने लगता है। लेकिन अब उसने अक्षय वर्मा के दिमाग में जाते जाते हुए एक ऐसी बात डाल दी थी जो वो इतने सालों में कभी सोच भी नहीं पा रहा था। क्योंकि महेंद्र ने एक ऐसी बात उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था जिसके बारे में सोचकर शायद अक्षय वर्मा उसकी गहराई तक जा सकता था कि सच में क्या वह अक्षय वर्मा की बात ही वो वजह थी या फिर कोई और। इधर दूसरी तरफ अब तक अनिका ने भी आज सोच लिया था कि वो आज किसी भी हालत में अब राजलक्ष्मी से धनंजय पीरामल के बारे में बात करेगी। इसलिए अनिका ने राजलक्ष्मी को कॉल करने से पहले उसने उस रिपोर्ट की जो रोहित उसके पास लेकर आया था उन सब की अपने फोन में फोटोज खींची और उन फोटो से उसने एक पीडीएफ बना लिया। उस पीडीएफ को उसने सबसे पहले राजलक्ष्मी के फोन पर सेंड किया और अनिका ने अब उस पीडीएफ को राजलक्ष्मी को सेंड करने के बाद अब वो अपने फोन में राजलक्ष्मी के नंबर को निकालती है। राजलक्ष्मी के नंबर को निकालने के बाद अब अनिका राजलक्ष्मी को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ जब राजलक्ष्मी का फोन रिंग होता है तो राजलक्ष्मी जब उसमें अनिका का नंबर देखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो अनिका यानी कि अपनी मैडम से बात कर रही थी, इसलिए राजलक्ष्मी ने भी ज्यादा समय न गवाते हुए जल्दी से फोन उठाया और कहा, हेलो हेलो मैडम, कैसी हैं आप। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ। अब हमारा एक रिश्ता ननंद और भाभी का भी है, मैं कितने बार बता चुकी हूँ। तब अब अनिका की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है, भले ही हमारा रिश्ता क्यों ना बदल गया हो लेकिन मैं भी अब हमेशा की तरह यही कहूंगी कि मेरे लिए आप मेरी मैम हो। अब अनिका भी कहती है, तुम कभी नहीं सुधर सकती। तब राजलक्ष्मी कहती है, हाँ लगता है कभी भी नहीं। अब राजलक्ष्मी अनिका को कहती है, ओके वैसे बताओ ना कि आपने मुझे किस लिए कॉल किया है, क्योंकि बिना किसी काम के तो आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, इतना तो मैं भी जानती हूँ। अब यह राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, राजलक्ष्मी मैंने तुम्हें एक रिपोर्ट सेंड की है, मैं चाहती हूँ तुम एक बार उस रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ लो और उसे अच्छी तरह से पढ़ने के बाद अगर जरूरत पड़े तो हमारी टीम के मेंबर्स के साथ भी एक बार इस रिपोर्ट को उनके साथ भी कंसल्ट करो, क्योंकि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमारी पूरी टीम मुझे यहाँ पर चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। एक बार हमारी पूरी तरह से प्लानिंग हो जाए उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए तुम जल्द से जल्द बस इस रिपोर्ट को पढ़ो और मुझे बताओ। अनिका की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं इस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं सभी से इसके बारे में डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है फिर तुम उन सभी से बात कर लो, उसके बाद ही मुझे बता देना। अनिका की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि मैडम वैसे सर्जरी कहाँ करनी होगी, वहाँ पेरिस में ही या यहाँ पर। राजलक्ष्मी के इस सवाल पर अब अनिका कहती है, पहले तुम इस रिपोर्ट्स को पढ़ो, उसके बाद ही हम डिस्कस करते हैं कि हम कहाँ पर करेंगे, क्योंकि इस बारे में तो अभी मुझे भी नहीं पता। अनिका की ये बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि ठीक है मैडम, वैसे आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज मेरी बैक टू बैक 2 सर्जरी हैं और आपको तो पता ही है ना कि आज मेरा फास्ट भी है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, इसलिए तो तुम्हें कह रही हूँ कि हम कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उसके बाद अब दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अब अपने अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर कवि नालिशा भी आज अपने रूम से बाहर निकल कर देखती है तो उन्हें याद आता है कि वो तो अभी रोहित मारवा के पैलेस में है, क्योंकि कल वो मीटिंग हॉल में कब उनकी वहीं पर ही आंख लग गई थी, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वो अभी यही सोच रही थी कि आखिर मीटिंग हॉल से उन्हें इस रूम में कौन लेकर आया होगा, क्योंकि कल आकाश को इतना इमोशनल देख के कल दोनों ही बहन भाई इतने इमोशनल थे कि वहां पर उसे वहीं पर ही नींद आ गई थी। अपने ख्यालों से ही बाहर निकलकर अब आलिशा जब एलिवेटर से नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी उसके फोन पर अब उसकी माँ यानी कि बड़ी रानी का फोन आ रहा था।
बड़ी रानी के फोन को देखकर अब कवीना अलीशा समझ गई थी कि उसे लेकर उसकी माँ न जाने कितनी ही चिंता कर रही होगी। इसलिए कवीना अलीशा अपने फोन को उठाकर अब कहती है, हाँ माँ कहिए क्या हुआ है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, कहाँ हैं आप, हम आपका वेट कर रहे हैं। हमने आपको न जाने कितने ही कॉल भी किए हैं। ये सुनते ही अब कवीना अलीशा ने कहा कि आप हमारे लिए ड्राइवर को भेज दीजिए, हम बस थोड़ी ही देर में आ रहे हैं। ये सुनते ही अब बड़ी रानी कहती हैं, आप रिया के घर तो नहीं है ना, क्योंकि आपको याद है कि लास्ट टाइम जब लतिका को पता चला था कि आप उसकी बेस्ट फ्रेंड के घर गई हैं तो वो भी उसे बिना बताए तो वो कितना ही नाराज हो गई थी। अब बड़ी रानी की ये बात सुनते ही कवीना अलीशा कहती है, माँ प्लीज प्लीज इस बार आप लतिका को संभाल लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि उसे इस बारे में कुछ भी पता ना चले, क्योंकि अगर मैं सच कहूँ तो हम यहाँ पर इसी पैलेस में हैं, हम बस थोड़ी ही देर में वहाँ पर आते हैं। ये सुनते ही अब बड़ी रानी ने कहा, आप वहाँ की गाड़ी लेकर ही आ जाइए, हम किंग से बात करेंगे। वैसे भी जब तक यहाँ से ड्राइवर वहाँ जाएगा उतनी देर में तो आप वहाँ से यहाँ आ जाएंगी, इसलिए हम किंग से ही बात करते हैं, वो आपको सकुशल यहाँ पर भिजवा देंगे। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब कवीना अलीशा भी कहती है, ठीक है माँ हम आते हैं। ये कहते हुए ही अब कवीना अलीशा भी जल्दी से एलिवेटर से ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है। जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है तो उन्हें चिराग की आवाज आती है, जो कि किसी से बात कर रहा था कि अरे यार ऐसे कैसे वहाँ आ जाऊं, मैं यहाँ काम से आया हुआ हूँ, ऐसे ही थोड़ी ना आया हुआ हूँ। और ये क्या मतलब है तुम्हारा कि मुझे रोहित सर से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि चिराग की पत्नी ज्योत्सना का था। ज्योत्सना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर पॉसिबल होता तो मैं आज के दिन जरूर वहां पर आ जाता, लेकिन तुम भी तो समझने की कोशिश करो ना कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना काम के लिए आया हूँ और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि रोहित सर के लिए मुझे कितना ही काम करना पड़ता है। चिराग की ये कन्वर्सेशन सुनकर अब कवीना अलीशा ने अंदाजा लगा लिया था कि हो ना हो चिराग शायद अब अपनी वाइफ से ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ उसकी वाइफ ही रिक्वेस्ट कर सकती है। कवीना अलीशा अब अपने फोन से अब सीधे ही रोहित को मैसेज करके अब इन्फॉर्म करने ही वाली थी कि तभी अब उसके कानों में करण गुलेरिया की आवाज आती है। करण गुलेरिया उसे कहते हैं कि कहाँ जा रही हैं आप रानी साहिबा, वो भी बिना किसी को बताए। अब ये आवाज सुनते ही अब कवीना अलीशा पीछे की तरफ मुड़ती है और वो देखती है कि वहाँ पर करण गुलेरिया ने उसे ये सब कहा था। इसलिए वो कहती है कि हम बस राजमहल जा रहे हैं और वैसे भी हम मिस्टर मारवा को बताने जा रहे थे, हम ऐसे ही नहीं जा रहे थे। कवीना अलीशा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया ने कहा कि प्लीज प्लीज आप पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ से जाइएगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इस तरह खाली पेट कहीं भी निकलना अच्छा नहीं होता। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब कवीना अलीशा उन्हें मना करने ही वाली थी कि तभी अब फिर से उनके कानों में अब अंजलि मामी की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि तब तक करण वहां पर कवीना अलीशा को रोकते हैं, तब तक अंजलि मामी भी ब्रेकफास्ट के लिए ही नीचे आ रही थी। तब अंजलि मामी ने कवीना अलीशा को वहां पर देखा और अब वो कहती है, बस 2 मिनट दो बेटा, और वो अब जल्दी से टेबल पर जाती है और अब वो 2 पराठे को अलग अलग रखकर उसके ऊपर थोड़ी सी सब्जी रखकर ही दोनों ही पराठों को रोल बना देती है और वो आधे को किसी टिश्यू पेपर में रोल कर कवर कर देती है और उसे ऐसे उसका एक रोल बनाकर अब उसे वो कवीना अलीशा को देते हुए कहती है कि ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आप अपनी गाड़ी में ही बैठकर खा लेना, क्योंकि इसमें तो आपका कोई समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसे आप अपनी गाड़ी में बैठकर आराम से खा सकती हैं और मैंने इसे टिश्यू भी लगाया है तो तुम्हारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। अंजलि मामी के हाथों से वो पराठों को लेकर अब कवीना अलीशा उन्हें बाय बोलकर चली जाती है, क्योंकि कवीना अलीशा अभी यहाँ पर और नहीं रुक सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर सच में लतिका को उसके बारे में पता चल गया कि वो यहाँ पर रिया के पैलेस में थी तो फिर तो अब की बार लतिका को समझाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो कवीना अलीशा ने खुद यहाँ से ब्रेकफास्ट कर जाने के बारे में सोचा था। वहीं कवीना अलीशा के जाने के बाद अब करण गुलेरिया अंजलि से कहते हैं, अंजलि तुम आराम करो, मैं बस आता हूँ। ये सुनते ही अब अंजलि भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और यहाँ पर करण गुलेरिया अभी कवीना अलीशा को ही ड्रॉप करने के लिए राजमहल की तरफ जाने लगते हैं। इधर इंडिया में
मारवा हाउस में अपने रूम में सनी अभी मुक्ता से ही बात कर रहा था। अब सनी मुक्ता से कह रहा था कि कैसे चल रहा है फास्ट, क्योंकि इस बार मुक्ता का भी पहला करवा चौथ था। इसलिए मुक्ता ने भी सनी के लिए अपना करवा चौथ का व्रत रखा था मारवा हाउस से। उसके लिए भी कल ही सरगी भिजवा दी गई थी। सनी की ये बात सुनते ही अब मुक्ता ने कहा, अभी तक तो सब कुछ ठीक है सनी जी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। और वैसे भी ये हमारा पहला व्रत है, क्योंकि इससे पहले हमने कभी व्रत नहीं रखा है। और हाँ, आप यहाँ आएंगे ना तो हमारा व्रत खुलवाने के लिए, तब हम आपका यहाँ पर इंतजार करेंगे। क्योंकि सनी जी, मैं चाहती हूँ कि आप समय से यहाँ पर आ जाइए। मुक्ता की ये बात सुनकर अब सनी कहता है, मैं तुम्हारी बात को टालना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों ना हमेशा की ही तरह हम दोनों और ओमकार और प्रीति, हम चारों साथ में मिलकर ही कहीं बाहर ही सेलिब्रेट करें। वो क्या है ना कि भैया की याददाश्त चली गई है, इसलिए दादी माँ ने कहा है कि हम बस सिंपल से तरीके से ही इस त्योहार को सेलिब्रेट करेंगे। अदरवाइज मुक्ता, हम आपको ही यहीं पर बुला लेते, क्योंकि फिर हम यहाँ पर मिलकर सब अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते। लेकिन मैंने सोचा है कि अगर अब हम यहाँ पर ना तो मारवा हाउस में इतनी धूमधाम से इस व्रत को सेलिब्रेट कर सकते हैं, और पारासर परिवार में मुझे आने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम चारों कहीं बार ही इस व्रत को सेलिब्रेट करें। क्योंकि मुक्ता, सोचो, इस बार तुम्हारा भी पहला करवा चौथ है जो तुमने मेरे लिए रखा है, और दूसरी तरफ प्रीति ने भी ओमकार के लिए अपना पहला करवा चौथ रखा है। इससे हम चारों ही इस व्रत को अच्छे से कहीं बार सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। वैसे तुम तो जानते ही हो ना कि यहाँ पर ताई जी की क्या हालत है, क्योंकि उनका कभी कभी उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है, क्योंकि जब से उन्हें भैया की याददाश्त के जाने के बारे में पता चला है, तब से वो कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्स नहीं कर रही है यहाँ पर। इसलिए हमें चिंता है, और इसी वजह से ही दादी माँ ने ऐसा डिसीजन लिया है। लेकिन मुक्ता, चलो इन सब बातों को छोड़ो, वो हम बाद में देखते हैं कि कैसा प्लान होता है, कि मैं वहाँ पर आ सकता हूँ या फिर हम चारों कहीं बाहर मिल सकते हैं। ये सुनकर अब मुक्ता कहती है, ओके, देखते हैं, मैं आपको जैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। इधर अब सनी फिर से मुक्ता से कहता है, लेकिन मुक्ता, क्या आप मुझे बताएंगी कि जो ड्रेस यहाँ से मम्मी ने आपके लिए भेजी थी, तो क्या आपने वही ड्रेस पहनी हुई है? सनी की ये बात सुनते हुए अब मुक्ता कहती है, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मेरी पहली सरगी के साथ मेरी जो ड्रेस आई थी, तो आज तो करवा चौथ का व्रत है, तो मुझे वही ही तो ड्रेस पहननी थी। वैसे एक बात बताऊं सनी जी, जो ड्रेस मेरे लिए आई है, सच में मुझे उसका कलर बहुत ही पसंद आया, क्योंकि मारवा हाउस से मुक्ता के लिए यहाँ पर एक बेबी पिंक में एक लहंगा गया हुआ था, जिसे जो मुक्ता के साफ फेयर कलर के ऊपर वो उसे बहुत ही शूट कर रहा था। अब सनी कहता है, क्या आप मुझे वीडियो कॉल कर सकती हैं या आप मुझे एक पिक सेंड कर सकती हैं? अब सनी की ये बात सुनते हुए मुक्ता कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सच में मुझे देखना चाहते हैं तो या आपको यहाँ पर पाराशर हाउस में आना ही पड़ेगा, या फिर आप तब देखिएगा जब हम कहीं बाहर मिलेंगे, क्योंकि उससे पहले तो अब आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। और हाँ सनी जी, एक बात याद रखना, इंतजार का फल मीठा होता है। मुक्ता की ये बात सुनकर अब सनी कहता है, लेकिन हम तो शाम को मिलने वाले हैं ना, तब तक मैं पता नहीं क्या क्या सोचता रहूंगा। तब सनी की ये बात सुनकर मुक्ता कहती हैं, वो उस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता सनी, आपको जो सोचना है आप वो सोचिए, लेकिन अगर आपको सच में मुझे उस गेटअप में देखना है, अगर उस ड्रेस में आपको मुझे देखना है, तो उसके लिए आपको मुझे यहाँ पर आकर ही देखना होगा।